भारतीय न्याय संहिता 2023 लाई गई, उसे संसद द्वारा जो पारित किया गया वो किया गया 25 दिसंबर 2023, और उसे जो भारत में जो लागू किया गया वो किया गया 1 जुलाई 2024। इस बीएनएस एक्ट में टोटल धाराएं कितनी हैं? 358, और अध्याय कितने हैं? 20। अगर आईपीसी में पूछा जाए, आईपीसी में कितनी धाराएं थी? 511, और अध्याय कितने थे? 23। और अपने जो सिलेबस है उसमें इस बार एकदम स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको ये धाराएं पढ़नी है और ये परिभाषाएं पढ़नी है। तो अपन ने 2 धाराएं जो स्टार्टिंग में थी, धारा संख्या 1 और धारा संख्या 2 दिन पहले पढ़ ली थी। धारा संख्या 1 में कितनी बातें थी? 3 बातें। पहली बात कौन सी थी? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। संक्षिप्त नाम था भारतीय न्याय संहिता 2023। प्रारंभ होने के लिए इस एक्ट में लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार गजट के माध्यम से अधिसूचना द्वारा जो तारीख नियत करेगी उस दिन से ये जो बीएनएस वाला जो कानून है वो क्या होगा? लागू हो जाएगा। और अपन ने 2 तारीखें देखी थी, 25 दिसंबर 2023 और 1 जुलाई 2024। और इसी प्रारंभ वाले बात में एक लाइन नीचे लिखी हुई थी कि भाई 1 जुलाई 2024 से इस बीएनएस की जो 358 धाराएं हैं वो सारी लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मान लो जून महीने में अगर कोई क्राइम हो गया है तो वो जो दर्ज होगा वो किसके तहत होगा? आईपीसी के तहत होगा, क्योंकि इस बीएनएस को तो लागू अपन ने कब से किया है? 1 जुलाई से किया है। इसीलिए इसकी कुछ धाराओं को तो 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है और कुछ धाराएं जो है वो समय समय पर क्या की जाएगी? लागू की जाएगी। तीसरी बात जो धारा संख्या 1 की थी वो थी इसके एप्लीकेशन या लागू होने पर। बाकी वाले जितने भी एक्ट अपन पढ़ेंगे उसमें तो अपन एक लाइन लिख लेंगे कि भाई ये जो एक्ट है या ये जो कानून है वो संपूर्ण भारत पर क्या होगा? लागू होगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को है वो दर्शाया गया है, जिसमें अपन ने 4 चीज़ें पढ़ी थी कि भाई ये जो बीएनएस वाला जो कानून है वो किन किन पर लागू होगा। तो पहला अपन ने लिखा था भारतीय नागरिकों पर, या ये जो भारत का नक्शा है इसके बीच में जो रहने वाले जो लोग हैं, जो लोग इस टेरिटरी में आते हैं, उन सभी पर ये बीएनएस वाला कानून क्या होगा? लागू होगा। कोई भारत का नागरिक है, वो बाहर भले किसी भी देश में रह रहा है, उस पर भी ये कानून क्या होगा? लागू होगा। तीसरी बात अपन ने देखी थी कि कोई बाहर फॉरेन में बैठा हुआ व्यक्ति साइबर क्राइम करता है, इंटरनेट के माध्यम से अपने भारत के कंप्यूटरों के साथ छेड़छाड़ करता है। यहाँ कंप्यूटर में वो सभी संसाधन आएंगे जिनमें इंटरनेट का क्या होता है? यूज होता है। वो कंप्यूटर हो सकते हैं, टैबलेट हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। तो उसके साथ अगर साइबर क्राइम के माध्यम से अगर छेड़छाड़ की जाती है तो वो भी मुकदमा है वो किसके अंतर्गत आएगा? बीएनएस के अंतर्गत। चौथी बात अपन ने लिखी थी कोई एरोप्लेन हो या जहाज हो, उसमें अगर कोई क्राइम हो रहा है और वो अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो उस समय भले कहीं पे भी हो, भले वो अमेरिका में लैंड होने वाला हो, लेकिन वो अगर एरोप्लेन इंडिया में रजिस्टर्ड है तो जो मामला जो दर्ज होगा वो कहाँ पर दर्ज होगा? इंडिया में। ये 4 बातें अपन ने लिखी थी लागू होने के संबंध में या एप्लीकेशन के संबंध में। इसमें अपन ने 2 अपवाद देखे थे। पहला अपवाद अपन ने देखा था मिलिट्री अफसर से संबंधित, जिसमें तीनों सेनाएं आ गई, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। एक तो इनके अधिकारी, और एक अपन ने देखा था कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर स्थानीय लॉ लागू होते हैं तो वहां पर ये बीएनएस वाला मामला है वो लागू नहीं होगा। जब अपन राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ते हैं तो एक बात लिखते हैं कि जो कोर्ट मार्शल वाले मामले हैं, सैन्य मामले हैं, उसमें ये राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो वो बात यहाँ पे भी है कि जो भी ये मिलिट्री के अफसर है और जहाँ पर स्थानीय लॉ लागू होते हैं वहाँ पर ये बीएनएस वाला कानून लागू नहीं होगा। ये जो बात थी वो थी धारा संख्या 1 की। धारा संख्या 2 में है डेफिनेशन या परिभाषाएं कि भाई ये जो बीएनएस जो कानून है इसमें अगर ये शब्द आ रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। वो परिभाषाएं जो है वो किस में दी हुई है? धारा संख्या 2 में। तो इसमें ऐसे तो टोटल 150-200 परिभाषाएं हैं, लेकिन अपने सिलेबस में कुछ लिमिटेड परिभाषाएं दे रखी थी और उन सभी परिभाषाओं को अपन ने क्या कर लिया था? याद कर लिया था। सबसे पहली जो परिभाषा थी वो थी बालक या शिशु की। 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति है तो वो किस में आएगा? बालक में। दूसरी परिभाषा अपन ने देखी थी वो देखी थी न्यायालय की, जिसमें सबसे पहले 2 की पॉइंट, एक न्यायाधीश या न्यायाधीशों का कोई निकाय या समूह जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से न्यायिक निर्णय लेने में क्या हो? सक्षम हो। तो ऐसे व्यक्ति को अपन या ऐसी जो संस्था है उसको क्या कह सकते हैं? न्यायालय। अगली परिभाषा अपन ने देखी थी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट, सूचनाओं का ऐसा रिकॉर्ड जिसे एविडेंस के रूप में कहाँ प्रस्तुत किया जा सके? न्यायालय में। और ये जो दस्तावेज है ये अंकों, अक्षरों या चिन्हों के रूप में हो सकते हैं। और अपन ने फिर इसमें 2 एग्जाम्पल देखे थे, एक देखा था चेक का और दूसरा देखा था पावर ऑफ अटॉर्नी का। पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई एक व्यक्ति है वो बाहर रह रहा है, इंडिया नहीं आ सकता है,
उसने अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के जो राइट है वो किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिए कि भाई आप इंडिया जाकर के ये जो प्रॉपर्टी है वो उसको बेच दो। तो ये ABC अपन ने देखा था, उसी को अपन क्या कहते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी। और अगली जो डेफिनेशन देखी थी अपन ने वो देखी थी लिंग या जेंडर की, जिसमें लिख रखा था कि सर्वनाम शब्द वह, मतलब इंग्लिश में ही या सी, और उसके साथ उसका अथवा उसकी, इन तीनों का जो अर्थ है वो 3 जनों से हो सकता है, पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर। मतलब इस एक्ट में ये कहना चाह रहा है कि इस पूरे 358 धाराओं में अगर कहीं पे भी वह लिखा हुआ है, उसका लिखा हुआ है, उसकी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब 3 जनों से ही होगा, पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर से। ये जो है वो ये बताना चाह रहा है। लिंग के बाद में अपने जो परिभाषा देखी थी वो देखी थी गुड फेथ या सद्भाव पूर्वक की, जिसमें जो की पॉइंट था वो था उचित सावधानी और सतर्कता के साथ अगर आपने काम किया है और आपका इंटेंशन बढ़िया था तो आपको सद्भाव के पूर्वक है वो माना जाएगा। और आपने सद्भावना से काम किया है लेकिन अगर आपने उचित सावधानी और सतर्कता नहीं रखी है, फिर भले आपका इंटेंशन कितना ही बढ़िया हो, तो आपको इसके अंतर्गत है वो सजा दी जा सकती है। ये जो बात थी वो थी सद्भाव पूर्वक या गुड फेथ की। इससे अगली अपन ने परिभाषा देखी थी सरकार या गवर्नमेंट। सीधी सीधी 2 बातें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को कमांड रूप से क्या कहेंगे, सरकार। अगली परिभाषा थी न्यायाधीश, वही न्यायालय वाली बात, अकेला जज या न्यायाधीशों का कोई निकाय जो सिविल मामले और आपराधिक मामले और अंतिम अपील वाले मामलों में क्या दे सके, निर्णय दे सके। अगली परिभाषा थी व्यक्ति की। व्यक्ति में जीवित व्यक्ति तो होते ही हैं, ये अपन सभी को पता है, और उस व्यक्ति के साथ साथ इसमें लिख रखा था कि कोई कंपनी हो, संगठन हो, संगठन चाहे निगमित है, अनिगमित है, मतलब वो संगठन जो है वो सरकार के अंदर रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड भली नहीं है। अब जैसे कैसे, जैसे मान लो अपनी कोचिंग तो है, ये तो ये बड़ी कोचिंग है, तो ये जो है वो सरकार के अंदर रजिस्टर्ड है, लेकिन किसी की छोटी कोचिंग भी तो हो सकती है जहाँ उसके पास 20 बच्चे हैं, तो वो सरकार के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होती। तो ये कहना चाह रहा है कि व्यक्ति जो है उसमें कोई कंपनी हो सकती है, कोई संगठन हो सकता है, संगठन भले सरकार के अंदर रजिस्टर्ड हो सकता है, सरकार के अंदर भले रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। इन सबको सामूहिक रूप से अपन क्या कहेंगे, व्यक्ति। और अगली जो परिभाषा थी वो थी लोक की। लोक में सीधी सीधी 2 बातें, किसी भी वर्ग या समुदाय, इन दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, लोक। अगली जो परिभाषा थी वो थी लोक सेवक की, जिसको अपन ने वो ओरिजिनल वाली जो परिभाषा लिखी उसके साथ मैंने आपको कुछ की पॉइंट बताए थे कि ऐसा कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक पद या सरकारी पद के कर्तव्यों का क्या कर रहा है, निर्वहन कर रहा है, उन कर्तव्यों का पालन कर रहा है। और ऐसे कौन कौन से अधिकारी हो सकते हैं, तो अपन ने सबसे पहले लिखा था मिलिट्री के अधिकारी, दूसरा लिखा था न्यायालय के अधिकारी, फिर राजस्व के अधिकारी, चुनाव अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और कोई भी सरकारी कर्मचारी। और सबसे लास्ट में अपन ने लाइन लिखी थी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लोक सेवक सरकार द्वारा ही नियुक्त हो, सरकार द्वारा नियुक्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और सरकार द्वारा नियुक्त कब नहीं होते, तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि मान लो आचार संहिता लगी हुई है, सरकार है वो कोई भी काम नहीं कर सकती, उस समय चुनाव करवाने होते हैं, तो जो नियुक्ति वाला जो मामला है वो कौन देखता है, निर्वाचन आयोग देखता है। तो निर्वाचन आयोग कोई सरकार नहीं है, वो सरकार की क्या एक बॉडी है, एक संवैधानिक आयोग है। जिनका संविधान में प्रावधान होता है वो होते हैं संवैधानिक आयोग, और जिनका संविधान में प्रावधान नहीं होता है वो होते हैं सांविधिक या गैर संवैधानिक या वैधानिक आयोग। ये बात अपन ने की थी, वो की थी लोक सेवक की। और सबसे लास्ट में जो अपन ने परिभाषा देखी थी वो देखी थी मूल्यवान प्रतिभूति की, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ऐसा कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट जिससे किसी की संपत्ति को सृजित किया जाए, विस्तृत किया जाए, हस्तांतरित किया जाए, सीमित किया जाए, समाप्त किया जाए या छोड़ा जाए। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो किस में आती है, मूल्यवान प्रतिभूति में। इसमें अपन ने 2 चीज़ें देखी थी कि एक तो कोई चेक, कोई ए नाम का व्यक्ति बी को दे रहा है कि भाई ये आपकी सैलरी है, आप बैंक जाकर के इससे पैसे ले लेना। और मूल्यवान प्रतिभूति के लिए वो चेक के आगे के साथ साथ पीछे भी 2 साइन करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। एक कोई लड़की है वो अपने मायके जाकर के जो एक कागज़ बना हुआ होता है स्टाम्प जैसा, उस पर लिख के देती है कि ये जो प्रॉपर्टी है मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को क्या कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ, अपने भाई को दे रही हूँ। तो वो भी एक क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। तो ये हो गई थी अपनी परिभाषा पूरी। उसके बाद जो अपन ने सबसे पहले जो धारा देखी थी वो कौन सी धारा थी, 189। अब सबसे पहले तो धारा के अंदर क्या लिखा हुआ है वो तो छोड़ो, आपको की पॉइंट पता होने चाहिए। 189 में अपन ने क्या पढ़ा था, विधि विरुद्ध जमाव, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं अनलॉफुल। फिर किसी दूसरी जगह पर कर रहे हैं तो 3 साल, और अगर ये का ये क्राइम है वो किसी पूजा स्थान या धार्मिक सभा में हो रहा है तो 5 साल। तो ये बात हो गई थी धारा संख्या 196 और
97 की। अगली जो धारा थी वो थी धारा संख्या 270। मेन की पॉइंट क्या था? पब्लिक न्यूसेंस या लोक न्यूसेंस। और इसमें अपन ने एग्जाम्पल देखा था, वो देखा था कोविड वाला, कि अगर किसी व्यक्ति को कोविड हो रखा है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको आइसोलेट रहना है, फिर भी वो जनता के बीच में जा रहा है, तो उससे जो आसपास वाले जो लोग हैं उनको क्या होगी? दिक्कत होगी, उनको भी कोरोना हो सकता है। तो पब्लिक न्यूसेंस अपन उसे कह सकते हैं कि ऐसी कोई गतिविधि जिससे आम लोगों को या जनसाधारण को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, क्षति हो रही है। तो ये जो पब्लिक न्यूसेंस वाली जो बात लिख रखी थी वो लिख रखी थी धारा संख्या 270 में। अगली अपन ने धाराएं पढ़ी थी 3, 294, 295 और 296। ये जो तीनों धाराएं हैं वो किससे संबंधित है? अश्लीलता से या एब्यूज कंटेंट से। तो 294 में मेन की पॉइंट क्या था? अश्लील सामग्री या अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि। ये जो बात लिख रखी थी वो किस में लिख रखी थी? धारा संख्या 294 में। फिर अपन ने इसमें लिखा था कि ऐसा कोई कंटेंट जिसे वो बेचता है, खरीदता है, ऐसे किसी गतिविधि में भाग लेता है जिससे लाभ प्राप्त हो, ऐसी चीज़ों का आयात निर्यात करता है। ये सारी जो बातें लिखी थी वो अपन ने किस में लिखी थी? 294 में। और इसमें प्रथम बार दोष सिद्धि होने पर कितने साल की सजा थी? 2 साल। और जुर्माना कितना था? 5000। और अगर दोष की पुनरावृत्ति होती है तो सजा 5 साल, और जुर्माना जो लगेगा वो 10,000। ठीक है, ये बात हो गई 294 की। 295 में क्या था? बच्चों को। सेम 294 वाली बातें थी, लेकिन इसमें एक जो शब्द ऐड हुआ था वो क्या हुआ था? बच्चे, चाइल्ड या शिशु के अश्लील जो सामग्री है वो आप किसी बच्चे को विक्रय कर रहे हो। और इसमें जो प्रथम बार अपराध सिद्ध होने पर जो सजा थी वो कितने साल थी? 3 साल, और जुर्माना 2000। और दोष की पुनरावृत्ति होने पर सजा 7 साल और जुर्माना 5000। ठीक है, ये बात हो गई धारा संख्या 295 की। फिर सबसे लास्ट धारा, धारा संख्या 296, उसमें क्या था? हाँ, कि किसी भी पब्लिक पैलेस या सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाने गाना या कोई अश्लील हरकत करना। इसमें जो सजा थी वो कितने माह की थी? 3 माह। और जुर्माना कितना था? 1000 रुपये का जुर्माना था। तो ये अपन ने कल धाराएं पढ़ी थी। धारा संख्या 196, 197, 270, 294, 295 और 296। तो ये लगभग आपको बड़ी बड़ी याद है। एक सुरक्षा संहिता। इससे पहले अपन ने पढ़ा था BNS, जिसे अपन कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता ने जो स्थान लिया था वो तो लिया था 1860 की IPC का। IPC में क्या था? तो अपराधों की परिभाषा थी। और वो का वो पूछा जाए कि इस BNSS में क्या है, तो इसमें है प्रक्रिया, कि किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा कैसे चलेगा, हायरिंग कैसे होगी, जज कौन कौन बन सकते हैं, अपील कहाँ की जा सकती है। तो ये प्रोसेस वाला जो शब्द है, प्रक्रिया वाला जो शब्द है, ये है वो किस में डिफाइन किया हुआ था? CRPC में। लेकिन CRPC की जगह अब जो नया कानून आया है वो आया है BNSS 2023, जिसमें भी BNS की तरह अपन ने 2 धाराएं पढ़ ली थी। धारा संख्या 1 और धारा संख्या 2 को अपन ने क्या किया था? शुरू किया था। धारा संख्या 1 में वो की वो 3 बातें थी। इसमें कौन कौन सी 3 बातें? हाँ, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू। संक्षिप्त नाम में क्या लिखा था अपन ने? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। फिर अपन ने इसको लागू करने के संदर्भ में 2 डेट देखी थी। कौन कौन सी? हाँ, 25 दिसंबर 2023 और 1 जुलाई 2024। और जो ये मेन ओरिजिनल वाला एक्ट है उसमें हमेशा यही लिखा हुआ होता है कि सरकार जिस दिन से नोटिफिकेशन के माध्यम से या गजट में अधिसूचना के माध्यम से इस एक्ट को लागू करना चाहेगी, तब से ये संपूर्ण भारत में क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। ये हो गई 2 बातें। तीसरी बातें अपन ने इसके एप्लीकेशन की, या ये भारत के किन किन क्षेत्रों पर लागू होता है, उसको लेकर के अपन ने एक लाइन लिखी थी। कहाँ कहाँ लागू होता है? संपूर्ण भारत पर लागू। फिर उसके बाद अपवाद के तौर पर अपन ने 2 चीजें लिखी थी। हाँ, एक तो पूरा राज्य कौन सा? नागालैंड। और उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा था अपन ने जनजातीय क्षेत्र के जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर ये वाला कानून है वो लागू नहीं होगा। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय सरकार है, उस समय की जो गवर्नमेंट है, वो अगर चाहे तो इस कानून में संशोधन करके वहाँ पे ये कानून लागू कर सकती है। ये बात हो गई थी, वो हो गई थी धारा संख्या 1 की। उसके बाद अपन ने शुरू की थी धारा संख्या 2। धारा संख्या 2 में 99.99% हर एक्ट में है वो क्या होगी? परिभाषाएं। परिभाषाएं या डेफिनेशन। उसमें से अपन ने सबसे पहले जो परिभाषा पढ़ी थी वो किसकी थी? हाँ, या जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसमें कितने की पॉइंट थे? सबसे पहला की पॉइंट कौन सा था?
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दूसरा था प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड करना या प्रक्रियाओं को अभिलेखित करना। इसमें वापस की पॉइंट कितने थे? 4। कौन कौन से? हाँ, साक्ष्य, जब्ती, तलाशी और पहचान। साक्ष्य, जब्ती, तलाशी और पहचान। और लास्ट वाला की पॉइंट था सूचनाओं का संप्रेषण। इस पूरी प्रक्रिया को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, दूसरी परिभाषा अपन ने किसकी पढ़ी थी? किसकी पढ़ी थी? जमानत, या जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं बेल। सबसे पहले तो बेल देता कौन है? 2 जने, या तो कोई जज या कोई अधिकारी। देते किसको है? 2 जनों को। या तो कोई अभियुक्त हो सकता है या कोई संदिग्ध व्यक्ति हो सकता है। किसके तहत देते? विधि की अभिरक्षा के तहत उसको रिहा किया जाता है। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बेल या जमानत। बेल या जो जमानत है वो कितनी शर्तों के तहत दी जाती है? 2। कौन कौन सी? बॉन्ड या बेल बॉन्ड। बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं बंद पत्र, बेल बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं जमानत पत्र। दोनों में बड़ा बड़ा डिफरेंस क्या था? हाँ, एक में गारंटर की आवश्यकता नहीं होती, व्यक्ति खुद ही है वो लिख करके देता है कि आप जिस दिन मुझे कोर्ट में थाने में बुलाओगे मैं वहां पर हाजिर हो जाऊंगा। ये जो बात थी ये तो थी बॉन्ड में। और जो बेल बॉन्ड में था वो कोई तीसरा व्यक्ति उसका गारंटर बनता है कि साहब मैं इस व्यक्ति की गारंटी लेता हूं कि आप जिस दिन भी बुलाओगे उस दिन ये व्यक्ति है वो यहाँ पर हाजिर हो जाएगा। तो पहले वाली बात थी वो तो किसकी थी? बॉन्ड की। और ये वाली बात है ये है बेल बॉन्ड की। ये दोनों में बड़ा बड़ा क्या है? अंतर है। इसके बाद अपन ने तीसरी परिभाषा किसकी पढ़ी थी? किसकी पढ़ी थी? हा? जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध, या जिसको अपन ने इंग्लिश में कहा था बेलेबल ऑफेंस या नॉन बेलेबल ऑफेंस। उसके बारे में अपन ने यहाँ पर पीछे एक सारणी देखी थी कि अनुसूची नंबर 1 में जिन अपराधों को बेल देने के योग्य बताया गया है वो तो है बेलेबल ऑफेंस, और जिन अपराधों को अनुसूची 1 में है वो बेल देने के अंतर्गत नहीं बताया गया है वो है नॉन बेलेबल ऑफेंस। उसके बाद अपन ने परिभाषा पढ़ी थी वो थी संज्ञेय और असंज्ञेय, या जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। संज्ञेय का मतलब बड़े अपराध, तो इसमें पुलिस को अभियुक्त को गिरफ्तार करने से पहले वारंट की आवश्यकता नहीं होती, मतलब बिना वारंट के भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा अपन ने जो देखा वो देखा असंज्ञेय या नॉन कॉग्निजेबल, मतलब छोटे अपराध होते हैं चोरी वाले, तो उसमें पुलिस वालों को गिरफ्तार करने के लिए है वो वारंट की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। उसके बाद अपन ने पढ़ी थी परिवाद, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंप्लेंट। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि क्या परिवाद है वो FIR ही है? नहीं है। परिवाद है इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। इसमें कोई भी व्यक्ति होता है वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने उपस्थित होकर लिखित रूप से या बोल करके वो बताता है कि भाई इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है। और अपन ने एग्जाम्पल के तौर पे समझा भी था कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके गली में 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, तो आप किसी मजिस्ट्रेट साहब के पास गए और जाकर के या तो आपने सादे कागज पे लिख के बता दिया या बोल के बता दिया कि वो बार बार ऐसा कर रहे हैं, उससे मेरी क्या हो रही है? पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो जो FIR होती है उससे थोड़ा कम वजन रखती है। कौन? परिवाद या कंप्लेंट। ठीक है, ये बात हो गई परिवाद की। उसके बाद अगली परिभाषा है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, या जिसे अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण। इसमें मेन की पॉइंट क्या क्या थे? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के मोड कौन से हो सकते हैं? मोबाइल, टेलीफोन, वायरलेस फोन, कंप्यूटर या कोई कैमरा, जिसके माध्यम से जिसमें कोई फोटो हो, चाहे वीडियो कंटेंट हो, चाहे रिकॉर्डिंग हो, उसको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या एक व्यक्ति किसी डिवाइस से दूसरे व्यक्ति किसी डिवाइस को भेजता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन।